हाँ जी, तो आज शुरू कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने पिछली क्लास आपको पूरा जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझाया था। जनरल सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे, कैसे बने, कैसे काम करते हैं। प्रैक्टिस बची हुई है, ध्यान देना। और फॉर्मूलों के प्रूफ आ जाने से आप नंबर नहीं ले पाओगे, ये भी ध्यान रखना। वो सिर्फ एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे बेसिक आता है। नंबर लेने के लिए तो क्वेश्चन ही करने हैं और उनकी सारी प्रैक्टिस बची हुई है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना। देखो, पहले 4 क्वेश्चन जो है दिए हैं, बेसिक क्वेश्चन दिए हैं। इन्हीं से आगे के बेटर क्वेश्चन होंगे, जिसमें वो कह रहा है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकाल दो, जो भी इक्वेशन है आपके सामने या गिवन है। ठीक है जी। तो मेरे पास यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, tan x इक्वल है प्लस √3 है। ठीक है जी, tan x प्लस √3, ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। और वो कह रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाल दो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था 0 से 360 डिग्री तक, 0 से 360 डिग्री तक के वो सारे नंबर, वो सारी x की वैल्यू जो यहाँ पुट कर देने पे, 10 के साथ पुट कर देने पे √3 ला दें, वो इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसी x की वैल्यू जो 0 से 360 डिग्री के बीच में लाया करती है और इसमें पुट कर देने पे √3 ला दें। एक तो तुम्हें 10th में ही याद थी, 1060 √3 होता है। ठीक है, लेकिन 0 से 360 पर कोई भी आंसर सिर्फ एक नंबर पर नहीं, 2 नंबरों पर होता है। कोई 2 आंसर है, 1060 √3 नहीं होता है। एक्चुअली तो 10240 भी √3 होता है। तो वही 0 से 360 के बीच में कहां का √3 है वो ढूंढना आपको। तो इसके लिए आप एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360। डायलॉग आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसी तरह से होता है ना। बाकी आपको मालूम है ऑल पॉजिटिव है या साइन कॉसेक पॉजिटिव है, पूरा लिखना इतना जरूरी नहीं होता है, ये सिर्फ अपने आइडिया के लिए है। ठीक है, खैर 10 यहाँ आपका ध्यान से देखो, 10 √3 कब कब है, 0 से 360 के बीच ढूंढना है। तो √3 का मतलब पॉजिटिव √3 हुआ। यानी आप ये देखो 10 प्लस का कहां पर है, यहाँ और रेशियो प्लस की है, यहाँ 10 प्लस का होगा। आपका 10 प्लस का आंसर है, कहां प्लस का है देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 10 का थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा है, यहाँ प्लस का होगा। बाकी जगह 10 कॉट अवेलेबल नहीं है, वहां वो प्लस का नहीं है। यानी 10 प्लस √3 का होता है, या तो वो 0 से 90 डिग्री के बीच आएगा, या वो 180 से 270 डिग्री के बीच किसी नंबर पर आएगा। तो मैंने याद किया 10 √3 60 डिग्री पर होता है। 10th वाली टेबल याद करो कि 10 प्लस √3 कब होता है, 60 डिग्री पे है इन 2 क्वाड्रेंट में आंसर। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो 60 डिग्री आप लिख लीजिए। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नंबर है उनके साथ वो 60 डिग्री इन्हीं क्वाड्रेंट में लिख लीजिए जहां 10 प्लस का है, ये ध्यान देना। ठीक है भैया, और अब आपको x चाहिए, तो x का ये देखो, ये पहला आंसर, हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर पकड़ो 0। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 0 से 90 की तरफ जाना है, ऐड होना है, बढ़ना है, 0 में 60 ऐड कर दो, ये पहला आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ध्यान देना, वर्टिकल लाइन ली तो रेशियो चेंज हो जाएगी, 180 में 60 ऐड किया, ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो यानी x पहला आंसर आया 60 डिग्री, दूसरा आंसर आया 240 डिग्री, एक्चुअली 1060 और 10 240 डिग्री। ठीक है, दोनों ही √3 होता है। इस तरह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढ लिया करते हैं। ये हम थोड़ा सा एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, जो कि हम कंसेप्चुअल लिख नहीं रहे हैं और सीधा आंसर बोल रहे हैं। कोई बच्चा बोले सर ये तो आप एक पैटर्न बता देते हो, उस पैटर्न को देखकर मैं आंसर निकाल लेता हूँ। पैटर्न तो हो जाएगा, लेकिन कोई और बेटर लॉजिक है क्या इसके लिए? डेफिनेटली आप ऐसे समझो, 10x √3 आपको ढूंढना है, 10 √3 कब होता है। आप देखो √3 को आप 0 + 60 लिख सकते हो कि नहीं, आप पहले ये चेक करो। और दूसरा केस है 10x इक्वल √3 को आप 180 + 60 लिख सकते हो कि नहीं, ये चेक करो। इस √3 की जगह 0 + 60 और 180 + 60 लिख सकते हो। सर क्या पता भाई, 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, अगर तुम इसका फॉर्मूला डालोगे, क्वाड्रेंट फॉर्मूले जो मैंने सिखाए थे, 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, रेशियो चेंज होगी नहीं, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, 1060 आएगा, 1060 का मतलब √3 होता है। फिर ध्यान देना, ये इसको चेक करो एक बार, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, रेशियो चेंज होगी नहीं, क्वाड्रेंट जो है वहां प्लस का ही होता है, यानी 10 180 + थीटा का फॉर्मूला 1060 बनेगा। और एक बारी अगर ये 1060 बनेगा और इधर 10 है, ठीक है भैया, ऐसे ही। तो ध्यान देना जरा, बात तो वही है, 1060 का मतलब √3 होता है। ठीक, इसका मतलब √3 है, इसका मतलब भी √3 है। ध्यान दो, दोनों तरफ 10 से 10 आपको पता है छूट जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, तो आपके आंसर आ जाते हैं। तो हम उतना ज्यादा सोचने की वजह ना, ये काम और एक्सेप्टेबल है, मतलब आप कर सकते हो, कोई टीचर नंबर नहीं काटने जा रहा आपके, सीधा लिखते हैं 0 + 60 180 + 60, आंसर आ गया x के 60 और 240। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अभी करना मत,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2-3 बार ही सुनोगे, अच्छे से क्लियर होंगे। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में मुझे कहा गया है जनरल सॉल्यूशन भी निकालने हैं। सर जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? 0 से 360 एक एंटी क्लॉक सर्कल चलते हो, 0 से 360 पहुंचते हो, लगातार चलते जाते हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी डिग्री तक जाओगे, और क्लॉकवाइज चलोगे, उल्टा चलोगे, माइनस इन्फाइनाइट डिग्री तक जाओगे। तो हम ये कह रहे हैं माइनस इन्फाइनाइट डिग्री से प्लस इन्फाइनाइट डिग्री तक ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पुट कर देने पे √3 आ जाएगा। तो जब 0 से 360 के बीच में एक सर्कल में ही 2 वैल्यू आ गई, तो दूसरा सर्कल लोगे 2 और आ जाएंगे, और चलते चलोगे तो चलती ही चलेंगी वैल्यू। तो एक्चुअली 10x प्लस √3 इन जनरल यानी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच इनफाइनाइट नंबरों पे होता है। अब ये जनरल सॉल्यूशन निकालने हो तो इसके तो भैया हमने फॉर्मूले प्रूफ कर लिए, तो प्रूफ समझ लो, प्रूफ समझ भी लिया फिर भी याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है। वो रटे हुए फॉर्मूले अब आपको यहाँ डालने, कंडीशनें जो सिखाई थी वो यूज कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान देना फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, 6 फॉर्मूले आपके पास, ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल 0, तो ये 0 का केस तो है नहीं, और एक फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल tan अल्फा, तो tan थीटा जैसा ठीक है, इसे tan अल्फा बनाना है। तो आप चेक करो tan कितने डिग्री पे या रेडियन पे √3 होता है। तो आपने अभी अभी प्रीवियसली निकाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, पहले tan 60 भी √3 होता है, tan 240 भी √3 होता है। तो √3 को यहाँ पर आप या तो tan 60 लिख दो या tan 240 लिख दो, जो मन करे वो लिख दो। दोनों से आंसर दिखने में अलग आएगा लेकिन सेम ही होगा। तो देखो इस √3 को मैं tan 60 लिख देता हूं ताकि मेरा ये फॉर्मूले वाला शक्ल बन जाए, tan थीटा इक्वल tan अल्फा, साइड में लिखता हूं फॉर्मूला, ताकि मेरी ये फॉर्मूले वाली शक्ल बन जाए जनरल सॉल्यूशन की, tan थीटा tan अल्फा के इक्वल हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर n पाई प्लस अल्फा होते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक, अभी ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, मैं यहाँ फॉर्मूला डालने जा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला डालते हैं गड़बड़ कर देते हैं बच्चे शुरू में। देखो tan थीटा इक्वल tan अल्फा रीड कर रहे हो, ये आपका थीटा का मतलब है, तो थीटा का मतलब आप x कॉपी करो, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी करना मत, नहीं तो एरर करोगे। फॉर्मूला डाला tan थीटा tan अल्फा के इक्वल, तो थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा, थीटा मतलब x इक्वल n पाई प्लस अल्फा का मतलब 60 डिग्री। ऐसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, लेकिन मेरे को कोई नंबर नहीं दे पाएगा। वजह है ये जो एंगल आए इनफाइनाइट आंसर आ गए, इसमें आधा पार्ट तो आपका रेडियन से है। देखो ये एंगल n पाई रेडियन में है और ये डिग्री में है, ये नहीं हो सकता, आप रेडियन में डिग्री ऐड नहीं कर सकते। तो 60 डिग्री को आपको एक्चुअली रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और 60 डिग्री का सबको पता है रेडियन कन्वर्जन 60 इंटू π/180, डिग्री को रेडियन बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई होता है, π/3 हो जाएगा। यानी ये n पाई प्लस अल्फा का मतलब 60 डिग्री और 60 डिग्री का मतलब π/3 है। अच्छा यहां भी मत छोड़ना, मीनिंगलेस मत करना, हम डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ठीक है आ गया आंसर, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा इनफाइनाइट आंसर क्यों है, क्योंकि n का मतलब इंटीजर है, n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को। इंटीजर ऑल कंप्लीट नंबर होते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो। या n की जगह 1 2 3 0 -1 -2 -3 डालते रहो, आपके इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हो गए, छोड़ना मत भैया, बार बार करने से और अच्छा आता है, तो सुनते रहना। करिए, आप करिए। देखिए बहुत जगह आजकल करते करते सुनते रहना, ये भी डिस्कशन चल रहा है सर अब तो स्कूल तो लेट ही शुरू होंगे और पता नहीं कब होंगे, तो टाइम कम मिलेगा तो गवर्नमेंट सिलेबस कम करने जा रही है। भाई सिलेबस कम होने जा रहा है, बात ठीक है, लेकिन नुकसान है आप लोगों का कि आपने वो चीजें सीखी ही नहीं जो आपके पार्ट ऑफ सिलेबस थी, जिनके सीखने से आपकी अगली क्लासेस अच्छी होनी थी। उनके बिना सीखे आप ये क्लास तो निकाल लोगे, लेकिन आगे तो आप बहुत तकलीफ में फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए हम सारा ही कर रहे हैं यहाँ पर, और सारा ही ढंग से करो ताकि आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनो। नॉलेज होगी तो आगे कोई कुछ कर पाओगे ना, सिर्फ ऐसे कि कोई क्लास कर लेने का क्या मतलब कि क्लास से हम अगली क्लास चले गए, ठीक है। कीमत नॉलेज की है। हो गया जी, हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ पॉज करना। हाँ जी, सेकंड पार्ट वहां पर है sec x इक्वल टू, ठीक। अभी भी आप सुनिए, चाहे आपको ये कितना भी आसान लग रहा हो, अभी ये फाइनल होगा, ध्यान से सुनना है।
sec x इक्वल टू, और थोड़ा सा मोमेंट यूं कहें तो थोड़ा सा अलग भी है। जब वो sec x 2 कह रहा है और वो कह रहा है आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है भैया और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं आपको कि sec x इक्वल 2 पर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का निकाल लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर sec पॉजिटिव है का पॉजिटिव होता होगा और वो रूल यूज कर लो, अभी आ जाएगा। ऐसे रफ बात कर दूं एक बारी, sec x 2 प्लस 2 है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, sec cos का उल्टा होता है, cos 2 60 डिग्री पे होता है, cos हाफ 60 डिग्री पे होता है, तो sec 2 भी 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये दो नंबर लिखे होते हैं, एक sec पॉजिटिव यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ 60 लिखो, एक sec x कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है यहाँ 60 लिखो, 0 प्लस 60 60 पहला आंसर है, रफ कर रहा हूँ अभी, फाइनल मत करना, और 360 माइनस 60 300 दूसरा आंसर है। एक्चुअली sec 60 और sec 300 दोनों ही 2 होते हैं। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया 0 से 360 के बीच। भी करने को तो कर ले, लेकिन जनरल सॉल्यूशन पे फंस जाएंगे बच्चों। जनरल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं, और जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं तो उसके लिए तो हमने फॉर्मूले बनाए हैं, हम उन्हीं से निकालेंगे। वो पूरा हम एक एक पेज तो दोबारा भरेंगे नहीं, तो फॉर्मूले तो हमने sin cos tan के ही बनाए हैं। सर cos x sec cot के क्यों नहीं बनाए? क्योंकि cos x sin का उल्टा, sec cos का उल्टा, tan cot का उल्टा होता है। ठीक है भैया, तो उन्हीं 3 फॉर्मूलों से काम चल जाए तो और 3 क्यों बनाए और उन्हें क्यों याद करें, क्यों टेंशन में हम आए और क्यों टेंशन में हम आपको डालें। इसलिए सभी लोग को 3 फॉर्मूलों से ही काम चला लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसलिए जब हमें पता है जनरल सॉल्यूशन के इनफाइनाइट आंसर निकालने के लिए तो या sin cos tan होगा तभी बात बनेगी, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हम ऐसे नहीं शुरू करते। देखो sec x अगर 2 है तो sec x को आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, 1 by cos x is equal to, ठीक है, sec का वैल्यू आपने 10th में पढ़ा हुआ है 1 by cos x। अब रेसिप्रोकल कर दो तो 1 by cos x का रेसिप्रोकल cos x बार 1 यानी cos x, और 2 का रेसिप्रोकल 1 by 2। जिस डिग्री पर sec 2 होता है उसी डिग्री पे cos हाफ होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है भैया, तो आप यही ढूंढ लो कि cos हाफ कब होता है, आंसर तो आ ही जाएंगे। और इस पे तो आपके जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले प्रूफ पड़े हैं, आपको नया फॉर्मूला बनाना नहीं, याद नहीं करना, उसी से काम हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? इसलिए हम कभी भी यहाँ sec cosec cot आता है और इनफाइनाइट आंसर जनरल सॉल्यूशन हमें लिखने होते हैं, तो sec हो तो उसे 1 by cos, cosec हो तो 1 by sin, cot हो तो 1 by tan लिख के पलट के sin cos tan बनाते हैं, और फिर उनके फॉर्मूले हमारे पास है, उन्हें यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बात ध्यान रखना सभी। ठीक है, अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए, मार्किंग वगैरह ढंग से लिखना, टीचर को पता रहे कहाँ क्या कर रहे हो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 डिग्री के बीच की वो सारी x की वैल्यू है जो यहाँ पुट कर देने पे ट्रू ला दें। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एक बना लिया 0, 90, 180, जिनकी प्रैक्टिस हो रेडियन में भी लिख सकते हैं, मैं ज्यादा डिग्री में ही लिखता हूँ। ठीक है जी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अब आपको बाकी पता है कौन सी चीज कहाँ प्लस की है। यहाँ आपका कॉस्ट पॉजिटिव है, ध्यान देना, इससे काम कर रहे हैं, कॉस्ट पॉजिटिव है, और यहाँ ऑल सभी पॉजिटिव है तो कॉस्ट पॉजिटिव है, यहाँ सी कॉस्ट पॉजिटिव है। इन दो क्वाड्रेंट में आंसर है, कॉस्ट हाफ है, कॉस हाफ 60 डिग्री पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दोनों क्वाड्रेंट में 60 लिखो। यहाँ पहला आंसर जो मेरा x का आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, वो आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर 0, इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए बढ़ना है तो ऐड करना है ये नंबर जो कि 60 है, यानी 0 प्लस 60। ठीक है जी, और दूसरा आंसर मेरे पास यहाँ आएगा, देखो दूसरा कॉस पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर यूज करना, 360 से इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ आना है, 360 से इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 270 की तरफ जाना है, यानी कुछ कम करना है, इसलिए आप 360 में 60 माइनस करना, यानी एक्चुअली sec 60 भी 2 होता है और sec 300 भी 2 होता है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आ गया 0 से 360 के बीच में, कोई 2 डिग्री है। ठीक है, जिनको मैं sec पर डालूं तो 2 आ जाएगा। अरे अच्छी आदत है भैया, आप सब बच्चे आदत बदलना, चाहे हम डिग्री में कर रहे हैं, कोई आंसर डिग्री में छोड़ना मत, डिग्री में छोड़ना मत, उसे रेडियन में जरूर लिखना, और माइंड में करना है, लिखने जैसा नहीं होता। किसकी रेडियन बनानी है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, कैंसिल करोगे, माइंड में इसकी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, 60 180 को काटेगा, नीचे 3 बचेगा, पाई बाय 3। पर इसको दोबारा क्यों पाई बाय 80 से 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 60 का 5 टाइम है 300, देखो 60 का 5 टाइम, तो इसका 5 टाइम कर रहे हो, तो ये हो गया 5 पाई बाय 3। ठीक है भैया, रेडियन के साथ उसके सिंबल लिखनी हो तो ऊपर सी लिख दिया करो, नहीं तो ऐसे चल जाता है। ये एंगल आपके रेडियन में आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और sec का मतलब sec 2 का मतलब cos x हाफ है, ध्यान देना। और मेरे पास फॉर्मूले cos के हैं, tan के हैं, sin के हैं, sec के है ही नहीं, हमने बनाए नहीं जानबूझ के। ठीक है भैया, तो हम cos से ही कर लेंगे, ध्यान देना। लेकिन देखो cos के भी 2 फॉर्मूले, cos थीटा 0 तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर क्या। अब मैं जनरल सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ यहाँ। जनरल सॉल्यूशन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की वो सभी x की वैल्यू ढूंढी जाएंगी, तो यहाँ पुट कर देने पे cos को हाफ कर दे। ठीक है भैया, और वो उसका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, उसी से करेंगे। मैं यहाँ कह रहा था cos थीटा 0 के इक्वल है, तो एक फॉर्मूला उसका है, लेकिन ये 0 तो नहीं है, तो
तो इसे आपको अल्फा बनाना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा बनाना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला आपके पास cos अल्फा वाला था, और इसे cos बनाना हो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, cos पाई बाय 3 भी हाफ होता है और cos 5 पाई बाय 3 भी हाफ होता है। तो इस हाफ की जगह आप cos या तो पाई बाय 3 लिख दो या 5 पाई बाय 3, वो मन आपका है, दोनों ही ठीक है। पहला वाला लिख लिया करो, बुक से आंसर भी मैच हो जाएंगे। cos x इक्वल cos पाई बाय 3, और अब फॉर्मूला याद करो, cos थीटा इक्वल cos अल्फा, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर होते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर लूंगा। देखो cos थीटा इक्वल cos अल्फा, तो थीटा यानी x के इनफाइनाइट आंसर है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब पाई बाय 3। ठीक है जी, यहाँ लास्ट में जरूर लिख देना n बिलोंग्स करेगा ऑल इंटीजर्स। करिए, और जो बच्चे इसे समझ चुके हो वो मेरे से पहले छोड़ना कुछ नहीं भैया, ना मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ेंगे, लेकिन मेरे से पहले वो थर्ड और फोर्थ भी करें। कोई बच्चा बीच में से सुनेगा उसे समझ में नहीं आएगा, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप जब ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से सुनेंगे समझेंगे, जो जो फॉर्मूले हमने प्रूफ कर दिए समझा दिए उन्हें याद कर लेंगे, तो इससे आसान चैप्टर कोई नहीं भैया। ठीक है, लेकिन जो जहां मेहनत जैसी चाहिए वैसी करनी पड़ेगी आपको। इन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया, कुछ बच्चे बाद में भी आ रहे हैं, वो शुरू से करना, वो यहाँ से एपिसोड कोई मत सुनना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मजा मत खराब करना, क्लास मत खराब करना। दूसरी बात, मैं पहले भी कई क्लासेस से बोलता आ रहा हूँ आपको, अब हम ये सारी क्लासेस का एक प्राइवेट लिंक बनाकर आपको अवेलेबल कराएंगे, ओपन जनरल नहीं रहेंगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर बैच बन रहा है, बहुत सारे बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं, और जिन बच्चों का मन हो कि इस बैच में पढ़ना है वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 9811559371, इस पे अपना नाम, अपनी क्लास और क्या सब्जेक्ट पढ़ना है लिख के भेज दें, आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद से वो जो वीडियोस हैं आपको उस लिंक पे मिलती रहेंगी। ठीक है भैया, प्रॉपर बैच बनेगा, ऑफिशियल बैच बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर जैसे हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वैसे ही इसमें क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा 2 वे ऑडियो पॉसिबल होता है इसमें, उधर से आपको भी जो पूछना हो कहना हो कह पाएंगे आप। हाँ जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। ये आ गया मेरा थर्ड, cot x इक्वल -√3, थर्ड क्वेश्चन। फिर वो ध्यान देना, आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने, बार बार एक चीज ध्यान दो कि जब जल्दबाजी में भी कर रहे हो तो गलती ना हो, तो 0 से 360 के बीच का आंसर ढूंढने हैं। जब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की वो सारी x की वैल्यू ढूंढनी है जो यहाँ लाकर डालकर -√3 ला दें। और जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला से होगा, फॉर्मूले साइन cos tan पर याद है, यानी cot पर नहीं याद है, तो cot को पहले ही आप tan बना दो। तो अगर cot x -√3 है तो cot x को देखो आप 1/10x लिख सकते हो, 1/10x -√3 है। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा, ये नेगेटिव भी आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, 1/10 का उल्टा 10, और -√3 का रेसिप्रोकल -1/√3। अब मुझे ये ढूंढना है, एक्चुअली रूल क्या होता है, cot जिस डिग्री पर -√3 है 10 उस डिग्री पर -1/√3 है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप तो यही ढूंढ लो 10 कब -1/√3 है। ठीक है, प्रिंसिपल में 0 से 360 डिग्री के बीच किस किस नंबर पर हो -1/√3 है, ये आपको ढूंढना है। आपने एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, फेयर ही बना दिया करो, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसे रफ बनाए फेयर बनाए। देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन में तो जो मर्जी माइंड में करके सीधे आंसर लिखो आप, बाकी अदर मार्किंग में थोड़ा सा लिख दिया करो, प्रॉपर लिख दिया करो। ठीक है जी, tan थीटा, अब ध्यान देना आपका जो भी tan यहाँ नेगेटिव है, tan कहाँ नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव का क्या पता, पॉजिटिव पता है, यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ t है, यहाँ tan पॉजिटिव है। अगर इन दो जगह tan पॉजिटिव है तो बची हुई इन दो क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो ध्यान देना यहाँ tan नेगेटिव है, यहाँ tan नेगेटिव है, और इस बार tan नेगेटिव ही है, यानी मेरा आंसर इन दो क्वाड्रेंट के बीच में बैठा है। अब आप याद करो वो नंबर जिस पर tan 1/√3 होता है, माइनस को छोड़ देना, हमें tan तक की टेबल में माइनस वाली चीजें याद नहीं थी भैया, आप बस यही याद कर लो कि tan 1/√3 का होता है। ठीक है सर, 1/√3 नहीं है तो -1/√3, अरे उसी क्वाड्रेंट से निकालेंगे जहां tan माइनस है, अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले ये मेरे कहने से चेक कर लो कि tan 1/√3 कब होता था, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री पे होता था। ठीक है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री लिख दो, इन दो क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री लिख दो। ठीक है भैया, एक बार मैं यहाँ फिर थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा जो यहाँ रटाफिकेशन चल रहा है, कि आपको थोड़ा सा बेटर क्लियर हो, ध्यान देना।
तो अभी देखो मेरे को रेटाफिकेशन बोलना हो जो कि एक्सेप्टेबल रेटाफिकेशन है, मैं सीधा बोल देता हूँ एक्स का आंसर 180 माइनस 30, पहला आंसर 150 ऐसे बोल देता हूँ कि इसी क्वाड्रेंट में आंसर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना, 180 से इस क्वाड्रेंट में आने के लिए कम होना है, 90 की तरफ जाना है, इसलिए 180 माइनस 130 बस पैटर्न है, बस याद सा हो गया आपको। मैंने कहा 150 लिख दो, आंसर आ गया और आप कर भी लोगे और हर बार ही ठीक भी है। लेकिन एक माइंड में क्वेश्चन रह जाएगा, सर ये अचानक से पता नहीं क्या पैटर्न याद कर लिया तो होता जाता है, वैसे कुछ पता नहीं। आपको मैं ये कह रहा हूं अगर आप पैटर्न भी पहले रटे कोई बात नहीं, आप उस -1/√3 को 180 माइनस 30 लिख रहे हो ना, उसे ऐसे लिखो 10 180 माइनस 30 और चेक करो तुमने कुछ गलत लिखा क्या, देखना जरा। 180 प्लस 30 सॉरी 180 प्लस 30 210 आना था, नहीं नहीं ठीक ही है, उल्टा बोल दिया, जरा ठीक करो। 10 नेगेटिव था, मैंने सोचा बीच में पॉजिटिव। 180 माइनस 30 जो 180 माइनस 30 में डायरेक्ट लिखने को कह रहा था, एक बार उसे 10 के साथ लिख लो, 10x इक्वल 10 180 माइनस 30 और आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर 10 10 रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर इसका फॉर्मूला डालोगे 10 10 रहेगा, ठीक है भैया। थीटा का मतलब 30 है, जिस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो वहां ये साइन कोसेक प्लस का होता है 10 माइनस का, और वैल्यू निकालोगे तो -1/√3 आएगी, ठीक है भैया। तो इसको उल्टा सोचना ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉपर लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो हम एक ट्रिक बता देते हैं, बस सीधा ऐसे कर ले और आंसर आ जाएगा, ठीक है तो 1 मार्क का क्वेश्चन, तो ट्रिक लगा लेनी चाहिए। नहीं तो -1/√3 को पहले ऐसे लिखो, फिर इसको ऐसे लिखो, फिर दोनों तरफ 10 से 10 छोड़ो, तो x 180 माइनस 30 150 आ गया। लेकिन इतना लंबा कौन करे भैया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज नहीं बोली जाती, मुश्किल नहीं बनाया जाता, अब ध्यान देना। तो मैंने कहा 10 दोबारा से बोल दूं, 10 नेगेटिव है इन दो क्वाड्रेंट में, 1/√3 30 पर इन दोनों क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैंने 30 डिग्री लिख लिया। अब देखो x का पहला आंसर, अब 10 मत लिख देना, x का पहला आंसर 180 से इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो 90 की तरफ माइनस करोगे, पहला आंसर 180 माइनस 30 है। और x का दूसरा आंसर इस क्वाड्रेंट में, ध्यान देना यहाँ 10 नेगेटिव होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 360 है, तो ये आ जाएगा 360 से 270 की तरफ जा रहे हो, 30 माइनस कर दो, 360 माइनस 30, यानी एक आंसर आपका 150 और दूसरा आंसर आपका 330 आ जाएगा, ठीक है। डिग्री में छोड़ना मत, कुछ गलत नहीं है छोड़ दो, लेकिन छोड़ना मत, आगे आगे दिक्कत लगेगी। डिग्री को रेडियन बनाना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, और इसकी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे 11 पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है भैया। ये दो एंगल मेरे x के रेडियन में आ गए, ठीक। वैसे तो एक अच्छी आदत है शुरू में तो आप यूनिट भी लिख ही लिया करो, ये दो एंगल आपके रेडियन में आ गए, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, अब मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए ध्यान देना, बेसिक को रूल आउट मत करना बच्चों, प्रैक्टिस मत छोड़ना, नहीं तो बड़े क्वेश्चन जो कि आसान है उनमें दिक्कत लगेगी, क्योंकि छोटी बातें आती नहीं होगी, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में -∞ से +∞ के बीच की वो सभी x की वैल्यू डालनी है, ढूंढनी है, जो कि यहाँ पुट कर देने पर इसे -√3 कर देगा। तो कैसे ढूंढोगे, तो कट पर तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं है, इनफाइनाइट आंसर तो फॉर्मूला से आएंगे, तो हमने उसे 10 बना लिया था कि कट -1/√3 है, तो 10 -1/√3 है। और जनरल सॉल्यूशन के जो हमारे याद हुए हुए फॉर्मूले हैं 10 पर 2 है, tan थीटा इक्वल 0 है, tan थीटा इक्वल tan अल्फा। ये tan थीटा इक्वल tan 0 वाला तो काम करेगा नहीं, या 0 नहीं है, तो यहाँ tan अल्फा बनाओ, और दोबारा कुछ बनाना नहीं होता, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है, आपको पता है tan 5 पाई बाय 6 भी -1/√3 होता है, और tan 11 पाई बाय 6 भी -1/√3 होता है। इन दोनों में से कोई भी एक 10 के साथ लिख देना, लिखने की घटिया गलतियां नहीं करना। -1/√3 को tan 5 पाई बाय 6 आप कह सकते हैं। और अब यहाँ आप रटा हुआ अपना फॉर्मूला लाओ, जो हमने प्रूफ किया था वो लाओ, tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर n पाई प्लस अल्फा होते हैं। तो थीटा यानी x के इनफाइनाइट आंसर n पाई प्लस अल्फा का मतलब 5 पाई बाय 6 है। लास्ट में ध्यान देना n बिलोंग करेगा ऑल इंटीजर को, n की जगह 1 2 3 0 -1 -2 -3 जो मर्जी डाल के जाओ, इनफाइनाइट आंसर आपके पास आ जाएगा। ध्यान से करिए इसे। जिसका भी हो गया फोर्थ भी करे, वो पहले से करे, और फिर जब मैं कर लेता हूं तो चेक कर लो। क्लासेस ऑल्टरनेट होंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होंगी, अभी बीच में कहीं रहेगा, एक बार फ्लो बन जाए हमारा, बैच बन जाए प्रॉपर, कहीं रहेगा, रेगुलर भी कर दूंगा, डबल जरूर मेहनत अच्छे से करेंगे हम भी और आप भी, ठीक है भैया। लेकिन अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो आपके मेरे एफर्ट बेकार ना हो जाए, इसलिए थोड़ा एक एक दिन रुक के दे रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि रोज मिलने आते हो बच्चों, फिजिकल आते हो, उसका अलग मतलब होता है, उसमें अलग मजा आता है, ठीक है जी, उसमें मन बना रहता है। अब यहाँ आप मैं रोज रोज पढ़ाने लगूँ, सिलेबस आगे निकल जाए और आप घर पे ना करो, फायदा नहीं है, ठीक है जी।
तो मेरे भी एफर्ट बेस हो जाएंगे। इसलिए अल्टरनेट क्लासेस अभी फिलहाल के लिए, थोड़े दिनों बाद देखेंगे, इसे डबल करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, cosec x इज इक्वल है -2। वही बात है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो sin cos tan cosec sec cot कुछ भी बोल के दे, आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से सोच लेना निकलाएंगे, लेकिन जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला से निकलेंगे। फॉर्मूले sin cos tan के, ठीक है जी। और यहाँ sin cos tan नहीं cosec है, तो पहले इसे sin cos tan बना लो। हर बच्चा जानता है cosec 1/sin होता है। रेसिप्रोकल करोगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना, कई बार जल्दबाजी में लेफ्ट का रेसिप्रोकल कर दिया, राइट का करेंगे। तो 1/sin x, ठीक है, cosec को लिख सकते हैं 1/sin का उल्टा sin हो गया, और -2 का उल्टा -1/2 हो गया, ये sin x -1/2 आ गया। अब मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे आ गया। 0 से 360 के बीच मुझे ढूंढना है sin कब कब -1/2 होता है, मुझे बड़े अच्छे से मालूम है। क्वाड्रेंट सिस्टम हम सबको मालूम है। यहाँ पर साइन प्लस, अभी तो माइनस का ढूंढना है, लेकिन प्लस का कहाँ होता है, ऑल प्लस साइन प्लस। इन दो जगह साइन प्लस का है तो इन दो जगह माइनस का है, यहाँ साइन माइनस का है और इस वक्त साइन हमारे पास माइनस का है। तो हमारे जो दो आंसर जिस एक्स की वैल्यू पर साइन -1/2 आएगा, इस दो क्वाड्रेंट में बैठेंगे। और -1/2 का तो हमें याद नहीं, लेकिन हमें याद है साइन हाफ होता है 30 डिग्री पे। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री नंबर लिख लें, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर यूज करते हुए जो नंबर तुमने 30 लिखा है, ऐड या माइनस करते हुए इस क्वाड्रेंट में आ जाए, आपके पास वो दो एक्स के आंसर आ जाएंगे जो साइन पर डालने पर -1/2 लाते हैं। 180 से आपको अगर इस क्वाड्रेंट में आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, 270 की तरफ जाना है, यानी बढ़ना है। इसके पहले आंसर के लिए आप 180 में 30 ऐड कर दें, ठीक है भैया। ऐसे ही 360 में, यहाँ 360 से इस क्वाड्रेंट में आना है, 30 माइनस कर दें, ठीक। तो x इज इक्वल आ गया 210 डिग्री और दूसरा आ गया 330 डिग्री, ठीक। ये दो आंसर मेरे पास आ गए। डिग्री में आया, रेडियन बनाना चाहिए, तो एक रफ नोट ही या माइंड में होता है, माइंड में कर लिया अगर वो π/180 से मल्टीप्लाई किया, ये 7π/6 आ गया, 7π/6। बार बार नहीं करना चाहिए इसमें ना, थोड़ा सा ऐसे शॉर्टकट बना लिया करो। 180/6, देखो π/6 को 180/6 30 कहते हैं, 30/7 210। तो इसको देखो 30/11 330। तो जब π/6, दोबारा सुनना, π/180/6 30 होता है, सबको याद होता है, और 30 का 11 मल्टीपल, ठीक है, 330 होता है। तो ये रेडियन बन गई मेरी इस तरह से 11π/6, ऐसे पकड़ लिया आपने, ठीक है। ये दोनों एंगल मेरे पास यहाँ रेडियन में आ गए, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब मैं यहाँ जनरल सॉल्यूशन पूरा करूंगा, -∞ से +∞ के बीच सभी x की वैल्यू ढूंढूंगा, ठीक है। cosec -2 का मतलब sin x -1/2 था, और 6 फॉर्मूलों में एक था sin थीटा 0 का और एक sin थीटा sin अल्फा का। sin थीटा 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसे sin अल्फा बनाओ। तो इसे sin अल्फा बनाने के लिए आप अभी अभी निकाल के आए हो, sin 7π/6 भी -1/2 होता है, sin 11π/6 भी -1/2 होता है, कोई भी एक नंबर रख दो यहाँ -1/2 की जगह, ठीक है जी। तो मैंने sin 7π/6 बोल दिया इसे। और अब मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा, सबसे अच्छा फॉर्मूला था जब मैं प्रूव कर रहा था समझने के लिए। sin थीटा sin अल्फा के इक्वल हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर n π ± 1 की पावर n × अल्फा होता है, ठीक है भैया। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ डाल देते हैं। तो देखो x इज इक्वल है, तो यह आ जाएगा n π ± 1 की पावर n। आप इसे sin थीटा इक्वल sin अल्फा बोल रहे हैं, अल्फा का मतलब 7π/6 है आपके लिए, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर अल्फा की जगह आप डाल दो 7π/6। यह आपके इनफाइनाइट आंसर आ गया x के, जिसमें n का मतलब इंटीजर है, ठीक है जी। ध्यान से करिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन हो गए बच्चों, जिसमें प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन सीख लिया आपने, ठीक है जी। अब 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन थोड़े से बेटर हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, 1 मार्क के अलावा बड़े नंबरों में आएंगे, ठीक है। अभी इन्हें ध्यान से समझ लेना, कंसेप्ट समझ लेना। हो गया तो चले आगे, जिनका रह गया वो पॉज करिएगा।
5th। अब ध्यान से क्वेश्चन का डिफरेंस देख लो पहले। अच्छा, कई कई जगह शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा जिससे कंसेप्ट छूट जाए हम लोगों के। ठीक है, या चलो दोनों तरीके बता दूंगा। जैसे अभी उसने बोला ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसे सॉल्व करो। पहले सब कुछ सीख लिया, आता है, जेन्युइनली आपको आता है, फिर भी पूरे नंबर कटवाए होंगे। ये अच्छे से देखना किसी क्वेश्चन को, सॉल्व, प्रूव, इवेल्युएट क्या लिखा है। सॉल्व करने में यहाँ जो मिसिंग है, जो अननोन है, वेरिएबल अननोन है, एक्स अननोन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन शक्ल देखने में तो एक जैसे होते हैं, ऐसा ही कोई प्रूविंग भी हो जाता है कि प्रूव करो, उसमें लेफ्ट राइट के इक्वल आनी है। इक्वल है नहीं, यहाँ इक्वल है। सॉल्व करने का मतलब ये इक्वल है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले ही। अब आप ऐसे समझो, पहले मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड, नॉर्मल मेथड कर रहा हूं जिससे आप एक कंसेप्ट सीखें। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करनी है, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताऊं कि जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं आपको सब कुछ निकालना होता है। आप क्या बताओगे, प्रिंसिपल बताओगे या जनरल बताओगे? मैंने आपसे ये मार्कर कहीं से मंगवाया, मैंने कहा भाई मार्कर ला के दे दो मेरे को, तो आप मार्कर का टुकड़ा लाओगे या पूरा मार्कर लाओगे? सर पूरा मार्कर लाएंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ चल रही है। सॉल्व करने के लिए जब उसने कहा, उसने नहीं कहा कितने आंसर वो मांग रहा है आपसे, तो जितने आप सारे बताओगे और जितने में इनफाइनाइट बताओगे। यानी सॉल्यूशन का मतलब साइलेंट केस में हमेशा जनरल सॉल्यूशन होता है, ध्यान देना। इनफाइनाइट आंसर बताने आपको, और इनफाइनाइट आंसर तो फॉर्मुलों से आएंगे। और फॉर्मुले कब लगते हैं ध्यान देना, तुम्हारे पास 6 फॉर्मुले हैं। साइन थीटा इक्वल 0, कॉस थीटा इक्वल 0, थीटा के आंसर इनसे लिखते हो। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, टेन थीटा चलो 2-4 लिख देता हूँ। टेन थीटा इक्वल 0 और साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो इन सब में हमारे थीटा के आंसर के फॉर्मूले हमने बना लिए हैं, याद कर लिए। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं आप एक बार ये सोचो, कोई फॉर्मूला कब लगेगा? तो जनरल सॉल्यूशन निकालने तो फॉर्मूला से आएंगे। फॉर्मूला कब लगेगा? जब अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी नंबर के इक्वल हो। नंबर 0 भी हो सकता है, और नंबर जैसे हाफ हो तो उसे आप साइन 30 को साइन पाई बाय 6 ऐसे लिख ही सकते हो। रूल ये है, अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, भूलना मत, बड़ी बात रहेगी ये टॉपिक। अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब एक सिंगल नंबर के इक्वल होगी तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वो सॉल्व नहीं होगी। तो बेटर क्वेश्चन वो होता है जिसमें उसने एक इक्वेशन दे दी, एक्स आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसी नंबर के इक्वल ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल दो। तो आपको मूवमेंट तक क्वेश्चन को खींच के ले जाना पड़ेगा कि मैं इसे जब तक सिंप्लीफाई करूंगा जब तक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसी नंबर के इक्वल ना आ जाए। फिर कह रहा हूं ये मेथड लंबा है लेकिन कंसेप्चुअल है, इसलिए इसी सीखेगा पहले। तो सर वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कैसे बनाए? भाई पहले तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री जिनमें एक्स चल रहा है, तो एक छोटा सा लीनियर में भी ये रूल होता है, लीनियर इक्वेशन में, कि एक्स निकालना है तो एक्स वाले नंबर एक तरफ, यहाँ एक्स निकालना है, बात सेम तो नहीं है लेकिन काम चला लो, एक्स वाले नंबर एक तरफ। लेकिन वो बात बैठ ही नहीं गया, इधर तो नंबर आ गया लेकिन इधर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है नहीं। तो इसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कैसे बनाऊं? याद करो, कोई तुम्हारे पास 11 ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला हो जिसे तुम यूज करके इसे सिंप्लीफाई कर पाओ। सर cos c माइनस cos d जैसी शक्ल है, एक फॉर्मूला होता तो है हमारे पास, बच्चे सोच लेंगे -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। ठीक है भैया, तो ये फॉर्मूला आप इस पे डाल दो cos c माइनस cos d, तो ये हो जाएगा -2 sin c प्लस d/2, डायरेक्ट कर लेना, c प्लस d 6x, 6x/2 3x, फिर sin c माइनस d 2x, 4x माइनस 2x, 2x हो जाएगा, बाय 2 जरूर कर देना x, ये इक्वल आ गया 0। cos c माइनस cos d के फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज कर दिया। और ध्यान देना, जब बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही है तो इसमें से पहली वाली तो 0 नहीं है किसी भी हालत में, और 3 चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, तो अब या तो दूसरा 0 होगा जो कि अननोन है, अभी हमें पता नहीं है, तीसरा 0 होगा, तभी इनकी मल्टीप्लाई 0 है। तो पहले वाले को तो छोड़ो, यहाँ आप लिख सकते हो, और sin 3x तो 0 हो ही सकता है, या sin x भी 0 हो सकता है, बीच में कनेक्टर और है। ये और एंड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान देना, मैथ्स में ये बहुत बड़ी बात है। और एंड अब 11th और 12th में बहुत बहुत कम सुनने को मिलेगा इसका एक्चुअल मीनिंग। ठीक है भैया, तो बहुत ध्यान से समझ लेना इस और को। ये 3 चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, क्यों आएगी 3 चीजों को मल्टीप्लाई करके 0? उनमें से कोई तो 0 होना चाहिए, ये तो है नहीं 0, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, कोई एक 0 है, या दोनों भी 0 हो तो भी हो जाएगा, है तो कनेक्टर बीच में और ही ना। ठीक है भैया, आप लोगों के लिए बड़ी बात है, लेकिन और का मतलब यूनियन सब कुछ होता है। ठीक है जी, वो भी एक बड़ा मोमेंट रहेगा, यहाँ बीच में और है। खैर अभी इसको छोड़ो, बाद में देखेंगे। अभी तो हमारा साइन थीटा 0 आ गया, और साइन थीटा 0 आ गया तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला n पाई होता है। तो देखो साइन थीटा 0 है, थीटा का मीनिंग सही पिक करना, थीटा का मतलब यहाँ 3x है, इज इक्वल है n पाई, और इससे x निकालोगे तो ये n पाई बाय 3 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ भी यही फॉर्मूला लग रहा है, साइन थीटा 0, कनेक्टर बीच में, ध्यान देना ये और ही चल रहा है, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर n पाई।
n का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी में बिलोंग करेगा ऑल इंटीजर से। तो आंसर मेरा n पाई बाय 3 और n पाई सब है, ही ध्यान देना। n पाई और n पाई बाय 3 सभी कुछ है इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है भैया, तो ध्यान से कर लीजिए। अभी इसका एक दूसरा मेथड दिया वो भी करा देता हूँ, पहले ऐसे कर लो। हो गया जी, हटाएं। ऑल्टर मेथड आप कह रहे हो तो वो भी देख लो। मतलब कोई बच्चा कह सकता था सर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने और फॉर्मुलों से निकालने हैं, तो आपके पास फॉर्मूला तो cos थीटा इक्वल cos अल्फा का था, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो आप इसे ऐसे रीड कर सकते थे, cos थीटा इसको अल्फा पढ़ते अगर पढ़ते तो cos थीटा इक्वल cos अल्फा का ये फॉर्मूला लगा लेते, ये सही आप कर सकते हो। तो फिर फॉर्मूला लगा लेते तो थीटा यानी थीटा का मतलब देखो 4x है, 4x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब है देखो यहाँ 2x है। लेकिन ध्यान देना तुम्हें निकालना x है। अब ये दो केस हो गए यहाँ पर, या तो 4x इक्वल है 2n पाई प्लस 2x या 4x इक्वल है 2n पाई माइनस 2x। x निकालना छोड़ मत देना, अभी x आया नहीं, x वाली टर्म एक तरफ लेके जाओ। तो ये 4x माइनस 2x 2x इक्वल 2n पाई आएगा, 2 से 2 कट हो गया, x n पाई आ गया। या इसमें 4x प्लस 2x 6x इक्वल 2n पाई आएगा, लेफ्ट राइट कट करो, x निकालो, ये आपके पास n पाई बाय 3 आएगा। ठीक, तो x का आंसर आपके पास n पाई या n पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, जो मैंने पहले भी किया था तो यही आया था n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑल्टर मेथड से भी कर लो, कब किस नए क्वेश्चन में कौन सा मेथड जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता। हर तरह की प्रैक्टिस, हर तरह की समझ हमें डेवलप करनी है। ओके जी, इनका रह गया पॉज कर लो, बाकी आगे बढ़े मेरे साथ। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है आप में से कई बच्चों ने भी जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले याद नहीं किए। देखो, एक तो पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर ना करी हो तो पहले उसे करो, फॉर्मूले समझ में आएंगे, मजा आएगा। और फॉर्मूले समझ में आ गए तो फिर उसकी लिस्ट बना के याद करो। सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 6 फॉर्मूलाज हैं और आपका पूरा एक टाइप आपका निकल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद करके, मम्मी पापा आजकल सब घर पे है, किन्हीं को भी आप मम्मी पापा को रजिस्टर दे दो और समझे सुना दो। एक बार में हो जाए बढ़िया, नहीं हो जाए दोबारा दे दो याद करके, फिर सुना दो। 10-15 मिनट का काम है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। करना जरूर, छोड़ना मत इस बात। 6th cos 3x प्लस cos 6 माइनस cos 2x इक्वल 0। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर मेरे को कह रहा है कि इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने में आपको पता है सॉल्व का ध्यान देना, प्रूफ नहीं, सॉल्व करनी है। सॉल्व का मतलब x निकालना। x निकालने के लिए मैं बता चुका कितने आंसर निकालने हैं। x से कुछ नहीं कहा, इनफाइनाइट सारे निकालने हैं, जनरल निकालने हैं। जनरल फॉर्मुला से आएगा। फॉर्मुले तब लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इतनी सारी 3 नहीं चाहिए, सिंगल टर्म किसी नंबर के इक्वल हो, मेरा फॉर्मुला यूज हो जाएगा। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनाऊं कैसे, तो ध्यान दो यार, कॉस बार-बार प्लस माइनस में चल रहा है, ध्यान से देखना, कॉस प्लस माइनस में चल रहा है। किन्हीं भी दो पर आप चाहो सीधी फॉर्मुला दे सकते हो। फर्स्ट टू को पिक करो, cos c प्लस cos c, सेकंड थर्ड को पिक करो, cos c माइनस cos c, फर्स्ट थर्ड को पिक करो, cos c माइनस cos c। फॉर्मुला लग सकता है, सर किन दो पे लगाओ, किन्हीं खास दो पर लगाने से जल्दी हो जाएगा या हो जाएगा, अदर पॉसिबिलिटी पे या तो मुश्किल हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये सर कैसे चेक करें किन दो पर फॉर्मुला लगाना चाहिए। पहली बात, आप मोटे तौर पे cos c प्लस cos c या cos c माइनस cos c का फॉर्मुला लगाने जा रहे हो। फॉर्मुला कोई भी क्यों ना लगाओ, जो फॉर्मुले का रिजल्ट होता है
उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है उनके एंगल में c प्लस d बाय टू, c माइनस d बाय टू जरूर होता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ इन दो पे लगाया cos c प्लस cos d, तो 2 cos cos, और यहाँ एंगल c प्लस d c माइनस d तो आएगा ना, और इन दो पे लगाया cos c माइनस cos d तो -2 sin sin, यहाँ c प्लस d c माइनस d बाय टू तो आता ही है। तो बस हम ये कह रहे हैं कि हम ना पहले सोच लेते हैं यार इन दो पे लगाया तो जो एंगल आएंगे फॉर्मूला लगाने के बाद, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी एक बनेगी उसमें जो एंगल आएंगे c प्लस e बाय टू, c माइनस e बाय टू आएंगे ना, वो क्या आएंगे, एक आइडिया लगा लेते हैं, c प्लस e बाय टू, ये 4x बाय टू 2x आएगा, और c माइनस e 3x माइनस x 2x बाय टू x आएगा। वो एंगल जो आया वो आगे कहीं मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है तो कॉमन लेके कुछ ना कुछ करके वो क्वेश्चन हो जाएगा एक जैसा हो। और एंगल मैच ना हो रहे हो तो आप फिर फर्स्ट सेकंड पे नहीं फर्स्ट थर्ड पे ट्राई करो वही बात, फिर उससे ना मैच हो रहे हो तो सेकंड थर्ड पे ट्राई करो। उन दो पर सीटी फॉर्मूला लगाना चाहिए जिन दो पर सीटी फॉर्मूला लगाने से जो रिजल्ट आता है उसका एंगल बची हुई तीसरी टर्म के एंगल से मैच होता है। ये ध्यान देना, ये बड़ा रूल, ठीक है जी। तो मैं इन दोनों पे सीटी फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि c प्लस c 4x बाय 2x यहाँ 2x आएगा जो कि अगले वाले से मैच हो जाएगा और कम से कम कॉमन तो आ जाएगा। वो भी ध्यान देना, बड़े एंगल वाली रेशियो में इस एंगल को c बोलते हो, छोटे एंगल वाली रेशियो में d बोलते हो अगर दोनों टर्म प्लस की हो। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमने डाला 2 cos c प्लस d 4x बाय 2x साथ के साथ कर लिया करो इतना काम। तो cos c माइनस d 2x बाय 2x माइनस cos 2x इज इक्वल 0। अब ध्यान से देखो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास cos 2x आ गया कॉमन, तो अंदर बैलेंस बच गया हमारे पास 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 0 के इक्वल हो तो cos 2x इक्वल 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0। दोबारा कंसेप्ट से सुन लेना, दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई 0 आएगी तब जब या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 बीच में, और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब सब लेना है, जो आंसर आएंगे सब मिला के आंसर है, ठीक है जी। यूनियन का मतलब वही 10th क्लास वाला प्रोबेबिलिटी में जो हम पढ़ते थे, और सब लेना है रिपीट नहीं करना, वही होता है और का मतलब, और कोई यूनियन कह दो सब लेना है रिपीट नहीं करना आंसर सब है, ठीक है वही होता है। देखो जरा cos थीटा 0 है तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर फॉर्मूला याद करो, cos थीटा 0 के इक्वल हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर 90 का ऑड मल्टीपल 2n माइनस 1 इनटू पाई बाय 2 था, ये भी याद होगा, 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे आप शिफ्ट करोगे तो cos x इज इक्वल हाफ है, ये cos थीटा 0 तो नहीं है तो इसे cos अल्फा बनाना पड़ेगा ताकि आप cos थीटा इक्वल cos अल्फा वाली फॉर्मूला लगाओ। आप याद करो cos कितने डिग्री पर हाफ होता है, तो आप इसे cos लिख पाओगे, तो आपको याद आएगा cos 60 डिग्री हाफ होता है। लेकिन डिग्री में मत लिखना किसी भी हालत में, रेडियन में लिखना। 60 डिग्री की रेडियन बनाओगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके पाई बाय 3 बनेगी, यानी हाफ को cos पाई बाय 3 लिखना है। अच्छा कई बार ना बच्चे जल्दबाजी में हाफ को पाई बाय 3 लिख देते हैं, cos पाई बाय 3 हाफ होता है, पाई बाय 3 हाफ नहीं होता, ठीक है भैया। यहाँ cos थीटा इक्वल cos अल्फा का फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखना दोनों केसेस को यहाँ बढ़ा रहा हूँ, पहले फर्स्ट केस देख लो, cos थीटा 0 है तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का ये फॉर्मूला था, थीटा का मीनिंग ठीक पिक करना भैया, थीटा 2x के इनफाइनाइट आंसर है 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, तो x के इनफाइनाइट आंसर है 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय, शिफ्ट करने पर 4। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से पकड़ लो, फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, cos थीटा इक्वल cos अल्फा है तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो थीटा यानी x के इनफाइनाइट, इस केस को ले लो आगे, फॉर्मूला था, ये वाला केस चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए। हाँ जी, cos थीटा cos अल्फा के इक्वल हो तो थीटा के यानी x के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब पाई बाय 3, ठीक है। n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर दोनों केसेस में, ये सारे आपके आंसर हैं, ध्यान से कर लीजिए। एक मन बना के चलना है आपके, जब भी जैसे भी स्कूल शुरू होंगे, ये साल आप लोगों के लिए नॉर्मल रहने वाला नहीं है भैया, इस साल ज्यादा जो क्वेश्चन टेस्ट आएंगे स्कूल में आए कहीं भी आए, मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे, ध्यान देना, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टीचर नहीं ले पाएंगे, ध्यान दीजिए, मल्टीपल चॉइस वन वर्ड आंसर वो आएंगे। तो बेसिक जब तक अच्छे नहीं हो ना कोई चीज के, आप छोटे क्वेश्चनों के आंसर कर नहीं सकते, वो कहीं से भी बनते हैं कैसे भी पूछे करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से इन सब चीजों को करना, ताकि जब जरूरत पड़े तो ये नॉलेज आपके काम आए, समझ के करना, रट के मत करना, बार बार करना, उसकी कीमत है, ठीक है जी। चलिए आज के लिए चलते हैं, थैंक यू।